Yes, the difference among program, scheme, mission and policy. तो बेसिकली मतलब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है, प्रोग्राम इज समथिंग दैट यू हैव प्लान टू डू इन अ वीक, है ना, लाइक इन अ वीक और इन अ मंथ और इन अ ईयर टाइम, है ना। जैसे मान लो कि जैसे प्रोग्राम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, मान लो, है ना। तो ऐसे तुमने लिखा, बोला कि स्टेट वाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो लाइक अदर प्रोग्राम, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज होंगी कि मतलब इस तारीख को ये काम होगा, इस तारीख को ये काम होगा, इस रीजन में हम पहले काम करेंगे। तो ये पूरा एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्राम का। व्हेन वी टॉक अबाउट स्कीम, ये मतलब इट्स नॉट जस्ट मतलब टारगेटेड या स्कीमा जो तुमने कभी पढ़ा होगा, ये प्रोसेस मैप की तरह तुमने पढ़ा होगा, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक प्रोसेस मैप। लाइक कभी कभी हम स्कीम क्रिएट करते हैं कि अगर कोई ये करेगा तो हम उसको ये देंगे। लाइक यू मेड अ स्कीम फॉर कि इफ सम गर्ल स्टूडेंट ऑफ योर स्टेट पास्ट ग्रेजुएशन, so for their post graduation we will provide her a laptop। तो इस तरह का जैसे होता है ना कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमने स्कीम्स बनाए हैं। तो ये है कि 10th क्लास के बाद वी कैन डू ऑफर मोबाइल फॉर हर हायर एजुकेशन, है ना। एंड ग्रेजुएशन में वी कैन ऑफर साइकिल, और पोस्ट ग्रेजुएशन में वी कैन ऑफर लैपटॉप, ठीक है। तो फॉर ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, तो इस तरह के चीजों को हम स्कीम बोलते हैं, जो कोई टाइम बाउंड नहीं होता है ना। बट दिस इज देयर टू बी हैपन जब भी उस तरह का कोई किसी स्टूडेंट ने पास किया हो या फिर उसको क्वालिफाई किया, तो हमने जो स्कीम क्रिएट किया उसके हिसाब से वी विल रिवॉर्ड। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें साइड का? So no, because there are many programs like when we talk about health related, like हाँ national program for non-communicable diseases, हाँ हाँ or yeah, everything has a word called program in it. हाँ But there are also other titles like schemes, like health insurance scheme, or हाँ। तो देखो, yeah. इस इंश्योरेंस स्कीम जो है ना, वो बेसिकली कंडीशन बेस्ड है। मतलब इफ समवन इज टेकिंग दिस देन वी विल प्रोवाइड दैट, ठीक है। तो इट्स मतलब एक पीपल चॉइस भी है कि स्कीम का पार्ट होना। प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक मैंडेटरी सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है जो वो करते ही करते हैं। Okay. तो समझ रहे हो ना कि वो गवर्नमेंट विल डू इट एनी हाउ फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि बहुत डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंस है, मतलब दिस कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। बट from my opinion, from my understanding, program is something when you plan something to do that in this particular time। तो जैसे हेल्थ प्रोग्राम क्रिएट करते हैं या ईयर लॉन्ग हेल्थ प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें पता होता है कि हम इस मंथ में ये करेंगे, अगले मंथ में ये करेंगे, इस मंथ में ये करेंगे। देयर इज नो कंडीशन इन दैट कि लोग ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे तब हम ये करेंगे। बट इंश्योरेंस का स्कीम है, तो इट्स अबाउट पीपल्स विल टू गेट पार्टिसिपेटेड, और मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ना। लाइक द Okay. अदर सिचुएशन दैट आई टोल्ड यू कि इफ अ गर्ल passes द एग्जामिनेशन एंड टेक एडमिशन इन पीजी, देन ओनली वी कैन प्रोवाइड लैपटॉप, ठीक है। Okay, sir. तो इसको हम प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, है। So you mean to say any program will have a time bound, like it's हाँ, about टाइम time बाउंड, bound. और Okay. हाँ, और सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज फिक्स, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग, है ना, Hmm. गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। एंड मिशन इज लाइक, मत सी, मिशन इज लाइक एक ब्रॉडर सेट ऑफ एक्टिविटी जो हम करते हैं टू अचीव फॉर सम पर्टिकुलर गोल, ठीक है। जैसे व्हेन वी से सम डिजीज एलिमिनेशन मिशन, या मिशन गुड हेल्थ, या कोई ऐसा था ना कि कोई एक टारगेट बना के हम कोई काम करते हैं जिसमें कुछ ब्रॉड एक्टिविटीज तो पता है कि हम ये काम करेंगे, बट वी डोंट स्टिल हैव कंप्लीट सेट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइंड, है ना। दैट कैन बी चेंजेबल टाइम टू टाइम।
गेटिंग माय पॉइंट? Yes, है sir. ना? मतलब एक फार साइटेड गोल है हमारे पास, and we have a मतलब primary idea of what we will be doing, but we don't have this concrete chain of processes designed yet, and that can change. मतलब अगर हमने अभी किया भी है तो that can change time to time, और geographical locations में अलग अलग जगह पे चेंज हो जाएगा, बट सेट ऑफ कोर आइडिया कि हाँ हमको ये काम करना है, ये इस प्रोसेस से करना है, तो वो मिशन कहलाता है। जैसे कंपनी में अगर कभी देखोगे ना, मिशन स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ, तो मिशन स्टेटमेंट में जैसे वो बोलते हैं कि हमें क्वालिटी पे सुपेरियरिटी हासिल करनी है, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड को हाई रखना है, बेस्ट ऑफ ऑल रखना है। अब ये हाई रखना है इज नॉट अ वर्ब, मतलब ये तो हुआ कि ये अचीवमेंट वाली बात हो गई ना, कि हमें ये अचीव करते हुए चलना है। जैसे आपने एक फ्यूचर गोल बनाया कि वांट टू बी वर्ल्ड मोस्ट एप्रिसिएटेड प्रोडक्ट जनरेटर या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, ये आपका गोल है फाइनल, एंड यू विल बी डूइंग दिस बाय कंटिन्यूअस एफर्ट ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअस एफर्ट ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो मैंने बोल दिया, बट आई डोंट हैव अ कंप्लीट प्रोसेस फॉर दैट। वो टाइम टू टाइम आई विल इंक्रीज, मतलब आई कैन आल्सो मॉडिफाई द प्रोसेस व्हिच आई विल बी क्रिएटिंग राइट नाउ। तो मिशन इज एन आइडिया ऑफ व्हाट विल बी डूइंग, बट स्टिल इज नॉट कंप्लीट आइडिया ऑफ हाउ वी विल बी डूइंग। मतलब जो प्रोसेस स्टेप्स या ऑपरेशनल स्टेप्स इज नॉट डिफाइंड, है ना? ये कुछ Yes, समझ sir. में आया? It's like a broad objective. ब्रॉड ऑब्जेक्टिव भी, ब्रॉड एक्टिविटी दैट वी हैव प्लान्ड। Okay. ऑब्जेक्टिव तो यहाँ है जहाँ हमें अचीव करना है ना? तो जैसे कई बार मतलब एक सिंपल एग्जांपल मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आई टोल्ड यू, अच्छा सुनो, तो हाँ ये करते हैं। somebody had मतलब यूनिवर्सिटी, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैज मेड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ to be the top 100, to be in top 100 यूनिवर्सिटी, है ना, ऑफ वर्ल्ड इन नेक्स्ट 10 years। अब ये अभी से लेके नेक्स्ट 10 ईयर के बाद का ये कह दिया कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में विल बी काउंटेड इन, ठीक है, ये बड़ा गोल बना लिया। बाय डूइंग व्हाट? तो एजुकेशनल क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट से, है ना, होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेशन, ऐसे मैंने बोल दिया कि बाय डूइंग दिस, ये करके हम ये अचीवमेंट करेंगे। मैंने ये बोल तो दिया, बट आई एम नॉट टेलिंग यू द प्लान कि हाउ आई विल बी डूइंग इट। वो हो सकता है कि इस साल हम जैसे कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर इट कैन बी इन डिफरेंट वे टू डू द सेम थिंग। समझ रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. So mission, these are the mission statements. So these are the mission statements. This is the objective for that I have created a mission statement. And how we will be doing it will be changed. It can change time to time, है ना, और सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है? तो वो आपका मिशन हो गया, ठीक है? आई बात समझ में? Yes, sir. Mission is और clear. हाँ, अब नाउ लेट्स कम फॉर द पॉलिसी। पॉलिसी जो है, इट्स लाइक ए वेरी मतलब एक ऐसा टर्म है जो जनरली वी गेट कंफ्यूज विद इट, बट मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। व्हेन वी से एवरीथिंग टुगेदर, जैसे गोल्स के साथ, मिशन के साथ, उसके स्टेप्स वगैरह सबको मिला के हम बात करें ना, दैट इज माय पॉलिसी। तो जैसे गवर्नमेंट के सेंस में या गवर्नेंस के सेंस में हम ज्यादा यूज करते हैं पॉलिसी टर्म में, दैट गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट और अचीव समथिंग, तो फॉर दैट ही विल क्रिएट अ पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी यहीं तक रुक गया, ये पूरे को ऑब्जेक्टिव को कवर करता हुआ, स्टेप्स को कवर करता हुआ ये पूरी चीज पॉलिसी के अंदर आ जाती है ना? तो समटाइम्स जैसे पॉलिसी के साथ यही प्रॉब्लम है ना, कि हमें लगता है कि एवरी टाइम पॉलिसी कम्स विद द नेम ऑफ पॉलिसी। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं अपने सेंटर पे लिख दूं कि सिगरेट स्मोकिंग इज बैन हियर, तो वो एक पार्ट भी हो सकता है, इट्स अ इंटायर पॉलिसी। So मतलब the objective is to, I don't want people to smoke at my center, है ना? So that was my objective. The way to do it was I put a board there, है ना? मैंने वो क्या बोलते हैं, स्टेट्यूटरी वायरिंग का बोर्ड लगा दिया कि if I found
यू आर स्मोकिंग, देयर विल बी फाइन फॉर 500 रुपीज, है ना। तो ऐसा करके स्मोकिंग इज बैन ईयर लिख दिया। इतना भी पूरा एक पॉलिसी हो गया, समझे, एक ऑब्जेक्टिव एंड वन एक्टिविटी दैट आई डिड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। तो तुम देखोगे कभी पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे तो विल फाइंड कि पॉलिसी डजंट कम एज ऑन एक एजेंडा और एक पूरा स्कीम के तहत नहीं आता। it also comes with a bill, it also comes with a government decision, है ना, एक एक रिस्ट्रिक्शन का डिसीजन है, उससे भी हो गया, है ना। तो ये भी पॉलिसी हो सकता है। एंड पॉलिसी कैन आल्सो इंक्लूड अ इंटायर प्रोग्राम, जो अभी प्रोग्राम की बात कर रहे थे। पॉलिसी कैन आल्सो हैव प्रोग्राम एंड स्कीम टुगेदर। पॉलिसी कैन आल्सो हैव द इंटायर, मतलब होता है ना कि मल्टी प्रोंग्ड या मल्टी डिसिप्लिनरी programs all together are there to just be the part of one policy। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो मतलब हाँ. पॉलिसी के पार्ट प्रोग्राम हो सकता है, पॉलिसी के पार्ट स्कीम हो सकता है, पॉलिसी के पार्ट एक अलग प्रोग्राम, एक अलग स्कीम भी हो सकता है ना। पॉलिसी का पार्ट 2-3 प्रोग्राम मिलके एक पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो पॉलिसी इज समथिंग, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। इस पूरे ब्रैकेट को हम पॉलिसी बोलेंगे, है Okay, ना। sir. अब वो हाँ. चाहे हो सकता है एक सिंगल लाइन का वो हो, डिसीजन हो, या फिर हो सकता है एक ईयर लॉन्ग, 3 ईयर लॉन्ग एक कंप्लीट एजेंडा हो कि ऐसे ऐसे काम करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी प्रोन्ड एजेंडा हो। तो वो सब मिला के भी पॉलिसी होती है, ठीक है। Sir. तो नेक्स्ट है तुम्हारा नॉट Sir, फॉर। one more thing. In program and scheme, is it like the program is always towards the entire community and scheme can have individual नहीं नहीं नहीं, benefits? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम इज समथिंग, सेट ऑफ एक्टिविटी वी हैव डिजाइन टू डू Okay. पहले से, कि हाँ. ऐसे 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 हम यहाँ पे ये काम, यहाँ पे ये काम, यहाँ पे ये काम करेंगे, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। स्कीम इज समथिंग दैट वी हैव फ्लोटेड फॉर द पब्लिक एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ पब्लिक इज रिस्पॉन्डिंग टू इट, ठीक है। तो वो स्कीम हो गया, Okay. है ना। तो हमने बोला कि जैसे जैसे स्टेट लेबर इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो हमने बोला कि अगर आप मुझे 50 रुपए डेली दोगे, है ना, तो आई टेक केयर ऑफ इंटायर फैमिली एक्सपेंसेस ऑफ इंटायर हेल्थ केयर, ठीक है, इन आवर हॉस्पिटल। तो ये हमने एक स्कीम फ्लोट किया। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि लेबर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। एंड प्रोग्राम इज समथिंग, हमने बोला कि द नेक्स्ट मंथ आई विल बी हैविंग मतलब 5 कैंप्स टू चेक ऑल द हेल्थ केयर नीड ऑफ ऑल द लेबर्स ऑफ द ये। तो वो हमने एक कैंप का आइडिया बता दिया, कौन करेगा ये डिफाइन कर दिया, तो वो एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। Okay, sir. तो ये चीज हो गई, मतलब प्रोग्राम इज सेट ऑफ एक्टिविटीज जो पहले से डिफाइंड है टाइम रूल्स के साथ, ऐसे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंडिया में कभी कभी इंडिया में या बहुत सारी कंट्री में इसको इंटरचेंजेबल यूज कर देते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी राइट वे टू डू इट, ठीक है। तो ऐसा कभी प्रोग्राम सा लगे और देखे वहां स्कीम लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। Okay, sir. स्कीम में हमेशा हम पार्टिसिपेशन खोजते हैं कि आप ये कीजिएगा तो हम ये करेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो नॉट फॉर प्रॉफिट वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस ट्रस्ट वर्सेस फाउंडेशन। देखो एक इसमें क्या है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनी एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, एवरीवन इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इफ दे आर Yes. नॉट मतलब इवन मतलब एक कंपनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट हो सकती है इफ दे आर नॉट मतलब ट्राइंग टू गेट प्रॉफिट आउट ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। तो इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट इज लाइक जस्ट मीनिंग के साथ जो मैच कर गया वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। बट होता क्या है कि लीगली मतलब एनजीओ, मतलब इंडियन लेजिस्लेशन सिस्टम में एनजीओ और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट, इसको हम अलग अलग रखते हैं, है ना। एनजीओ जो है वो जो पैसा लेते हैं, मतलब जैसे जैसे दे गेट मनी फ्रॉम अदर पीपल बट दे नेवर चार्ज फॉर देयर सर्विसेज। समझ में आ रही है, मतलब जो एग्जैक्ट इनकी सर्विसेज है उसके लिए ये चार्ज नहीं करते हैं, Okay. बट ट्रस्ट कैन चार्ज। जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है ना, जैसे जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, दे आर मोस्टली रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट। उसको गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 कंपनी बोल रखा है ना। तो ये दे कैन चार्ज, दे कैन हैव बिजनेस ट्रांजेक्शन, है ना। तो ये एनजीओ हो गया, सॉरी ये ट्रस्ट हो गया। और एनजीओ आइडियली शुड नॉट चार्ज एनीथिंग, अगर कहीं करते हैं तो वो गलत करते हैं, ठीक है।
या फिर दे कैन चार्ज ओनली फॉर द सर्विसेज विच दे आर नॉट प्रोवाइडिंग डायरेक्टली बट यूजिंग थर्ड पार्टी टू डू दैट। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे एनजीओ ने वैक्सीनेशन के लिए या किसी पर्टिकुलर डिजीज के मेडिसिन के लिए कोई काम किया, तो उन्होंने बोला कि भाई मतलब मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो हम करेंगे बट द मेडिसिन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो ये हम इनसे सस्ते में लेके हम यही पैसे पे आपको दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि ये ट्रांजेक्शन जो है इट्स नॉट फॉर फंक्शनिंग ऑफ एनजीओ, है ना, ये ट्रांजेक्शन हमने इस मेडिसिन को पे करने के लिए किया है। बट ट्रस्ट जो है ये पैसा लेते हैं फंक्शनिंग ऑफ ट्रस्ट के लिए भी, ठीक है। तो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तुम जानते हो आज के डेट में जो हमें लगता है बहुत पैसे लेते हैं, दे आर बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट, और उनके पास क्या होता है कि दे मतलब क्रिएट देयर जर्नल इन अ वे सो दैट दे कैन से कि वी डिडंट हैव एनी प्रॉफिट। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है इनके पास, सरप्लस पैसा होता है, दे रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर यूज और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट यूज। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. So most of the NGOs they recruit people because even at TEST for MPH program, हाँ, placements are also at NGOs. So how do they pay their employees? तो एनजीओ बेसिकली गेट फंड फ्रॉम अदर पीपल। वो फिलांथ्रोपी जो लोग करते हैं, तो दे सेल देयर सर्विसेज, सेल मतलब जो जो उनकी सर्विसेज होती हैं उनको पिच करके लोगों से और कंपनी से पैसे लेते हैं, है ना। जब उनके पास लगता है कि हाँ वी कैन बी फंडेड सफिशिएंटली, देन ओनली दे कैन हायर पीपल। Okay, ठीक है। sir, I don't understand this philanthropy come from companies. फिलांथ्रोपी मतलब फिलांथ्रोपी जैसे होता है ना, कोई कोई आदमी जो है पैसे देता है एनजीओ को या किसी भलाई के काम में पैसे देता है, उसको फिलांथ्रोपी वर्क कहते हैं। तो जैसे Is it मान like लो, CSR? नो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक सीएसआर। देखो अगर कोई कंपनी जो है ना, इफ द कंपनी इज जस्ट डायरेक्टली गिविंग मनी टू एन एनजीओ, वो सीएसआर नहीं कहलाता है। गवर्नमेंट ने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। कंपनी को Okay, अगर सीएसआर करना है किसी एनजीओ के साथ, तो वो इनको इम्पैनल करके करेगी। मतलब कंपनी नीड टू नो हाउ दैट मनी इज बीइंग स्पेंट। okay, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कंपनी कैन ऑल्सो डोनेट मनी टू सी एनजीओ, नॉट एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर, वो डोनेशन हो गया। okay, sir. ठीक है। इवन अ पर्सन, एन एग्जीक्यूटिव, एन रिच पर्सन, मतलब एनी पर्सन, मतलब मिडिल क्लास स्टूडेंट कैन ऑल्सो डोनेट टू एन एनजीओ। So when an NGO feels like they are getting enough money to increase their manpower, to increase their operations, है ना, then they can hire people. Okay, sir. एनजीओ की अपनी अर्निंग नहीं होती है लाइक ट्रस्ट। So the name itself says it's a non-governmental organization, but is हाँ there any scope that the government takes part in it हाँ हाँ, through? मतलब गवर्नमेंट बेसिकली देखो, सी द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज बेसिकली दे आर डूइंग लॉट मेनी वर्क विच गवर्नमेंट इज सपोज टू डू। Okay, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस गवर्नमेंट का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई भी जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट आई विल नेवर से माय ऑर्गेनाइजेशन इज एन एनजीओ। समझ आ रही है बात? बिकॉज आई एम yes, नॉट yes. डूइंग दैट वर्क विच गवर्नमेंट इज सपोज टू डू। Hmm. लेकिन अगर मैं कोई काम ऐसा करने लगता हूँ कोई वेलफेयर के लिए या पीपल डेवलपमेंट के लिए या नेबरहुड डेवलपमेंट के लिए विच गवर्नमेंट वाज सपोज टू डू बट आई एम डूइंग इट, है ना, देन आई विल कॉल माई सेल्फ एनजीओ। Okay, ठीक है, तो वो नेम ऐसे पड़ा इनका। और एनजीओ और ट्रस्ट है मतलब लीगली और इंस्टीट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन इंडियन लीगल सिस्टम जो है, इनको ये दो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफाइन करता है। ठीक है। तो तुम कभी नहीं देखोगे कि कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन है विच चार्जेस मनी टू पीपल, वो अपने आप को एनजीओ बोलते हैं, वो एनजीओ नहीं बोलेंगे। ठीक है। yes, So sir. with the trust certification, जिसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, you are free to do business, but you should not earn money from that business. ठीक है। Okay, बट वो बहुत वो होता है, मतलब बहुत थिन लाइन होता है। दे कैन चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा मनी, है ना। इफ दे आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा मनी, वो क्या होता है कि जो ट्रस्टी होते हैं, जो ट्रस्ट के ट्रस्टी होते हैं, दे आर नॉट सपोज टू टेक एनी सैलरी फ्रॉम ट्रस्ट, है ना। बट दे कैन यूज मतलब मनी फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, है ना। वो सैलरी नहीं लेंगे बट उनकी एक्सपेंसेस को वो ट्रस्ट दे सकती है। तो लॉट मेनी टाइम व्हाट दे डू इज दे मतलब उनकी पर्सनल एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा दिखा के they take money from that. So anyway, मतलब we are not talking about corruption here, है ना। हमारा पर्टिकुलर फोकस ये था कि डिफरेंस क्या होता है।
ठीक है। एंड व्हेन वी से फाउंडेशन, तो फाउंडेशन जो है इज काइंड ऑफ वो मतलब इंस्टीट्यूशन जो एनजीओ भी हो सकता है और ट्रस्ट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब लेकिन जैसे मैंने बोला कि विंग्स फाउंडेशन, अब विंग्स फाउंडेशन के नाम से आई कैन रजिस्टर एन एनजीओ ऑल्सो एंड ट्रस्ट ऑल्सो, so that means foundation doesn't have any legal meaning here, है ना। Okay. फाउंडेशन का जो कंसेप्चुअल मीनिंग ये है कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बेसिक वेरी फाउंडेशन फॉर एनी बिग थिंग, है ना, दैट वी आर इन्विसाइजिंग, समझे। जैसे हम एक फाउंडेशन क्रिएट करना, फाउंडेशन तुम नहीं जानते हो, जैसे वो एक बड़ी चीज का आधार क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। so we are creating a foundation to achieve something very big in later in the वो life or later in the institutional वो history, मतलब future history, समझ में आ रही बात। तो Yes, sir. foundation doesn't have a legal meaning with it. A trust can also be a foundation or even NGO can be a foundation also. Okay, sir. जैसे गेट्स फाउंडेशन, तो वो फाउंडेशन जो है we try to, मतलब we name it foundation because we are trying to work on a very base level और वहां से we are starting to achieve something, ठीक है। Sir, are all these called civil society organizations? नहीं, जैसे सिविल सोसाइटी इज लाइक, मतलब सिविल सोसाइटी डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद एनजीओ, ट्रस्ट एंड फाउंडेशन। सिविल सोसाइटी इज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो, मतलब ऐसे लोग, दोज पीपल हु डज हैव वॉइस इन द पब्लिक, ठीक है। Okay. तो लेट्स से सम पर्सन इज रनिंग एन एनजीओ, है ना, एंड नोबडी नोज हिम, so he is not the part of civil society, मतलब as per definition. But if some person is running an NGO and he does have a voice, है ना, which people listen, ठीक है, so he can be called civil society, मतलब part of civil society. So similarly, it depends on the person, not on the organization. A actor can be the part of civil society, ठीक है। Okay. जैसे we consider Javed Akhtar as a part of civil society, ठीक है। NGO owner, NGO runner also can be part of civil society, जैसे मेधा पाटकर, है ना, all those similar names are part of civil society, ठीक है। तो एनी प्रोफेशनल, इवन अ प्रोफेसर, मतलब जैसे एक कॉलेज प्रोफेसर है, ही डज हैव अ वॉइस अमंग द स्टूडेंट, ठीक है, पीपल नो हिम, पीपल फॉलो हिम, तो उस केस में ही इज अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। So civil society is like people who are well familiar among the masses. यस, सो Okay. दैट्स हाउ वी कॉल सिविल सोसाइटी। अब उसी में क्या है कि व्हेन दे क्रिएट अ ग्रुप, और ग्रुप क्रिएट करके एक वो मतलब एक ग्रुप क्रिएट करके दे ट्राई टू वॉइस आउट फॉर समथिंग और एडवोकेसी, ट्राई टू ब्रिंग एडवोकेसी फॉर समथिंग, तो वो बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी इज एक्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कॉज, ठीक है। जैसे आरटीआई के लिए जब वो हो रहा था, या फिर लोकपाल के लिए जब वो हो रहा था, तो दैट इंटायर क्या बोलते हैं, मूवमेंट वाज बीइंग गाइडेड बाय सिविल सोसाइटी। सो लॉट मेनी पीपल हु हैव देयर वॉइस among the people, they came together for a common cause, ठीक है। so from that time we started talking about civil society in a big way, कि civil society can have more impact on nation's development, ठीक है। बात समझ में आई। Yes, sir. तो सिविल सोसाइटी का कोई रजिस्टर होना या किसी टाइप में उसको टाइपकास्ट करना ये जरूरी नहीं है। इट्स बेसिकली पीपल, है ना, द Yes, sir. पीपल whom we listen, whom we try to मतलब फॉलो, ठीक Okay, है। sir. Yes, sir. मेरा एक क्वेश्चन है हाँ सर, ये जो तीन चीज है, जो एनजीओ हाँ है, ट्रस्ट है हाँ और फाउंडेशन है, हाँ। ये तीनों चीजों को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, मतलब गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है इनके लिए? नहीं, फाउंडेशन मैं बताया नहीं, फाउंडेशन कैन बी एनीथिंग, जो ट्रस्ट और एनजीओ दोनों को हम बोल सकते हैं। इवन कंपनी कैन बी कॉल्ड फाउंडेशन, मतलब समझ रहे हो ना। if company is investing, मतलब trying to visualize itself as a foundation, बट रजिस्ट्रेशन एनजीओ के लिए और ट्रस्ट के लिए बिल्कुल जरूरी है रजिस्ट्रेशन। मतलब यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ ट्रस्ट विदाउट रजिस्टरिंग, एंड नीदर यू कैन कॉल योरसेल्फ एनजीओ विदाउट रजिस्टरिंग। बट हाँ, दो चार लोग मिलके एक फाउंडेशन बना सकते हो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। लेकिन सर फाउंडेशन जो है हाँ, इसका नॉन प्रॉफिटेबल होना जरूरी है?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बोला नहीं, कंपनी भी फाउंडेशन हो सकती Okay. है ना। फाउंडेशन इज समथिंग विच विजुअलाइज कर रहे हो कि हम बहुत ग्रास रूट लेवल पे इसके डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो दैट कैन बी वेरी मच कंपनी ऑल्सो, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट है हॉस्पिटल एनालिटिक्स, तुमने लिखा था, मैं थोड़ा सोचा था पहले भी कि ईआरपी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईआरपी टू ऑल ऑफ यू समडे। तो इसमें क्या है कि ध्यान से सुनना, ठीक है, ये बहुत छोटे में हम समझाएंगे, और इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, all those people who are aspiring for MBA or HR, everyone hospital or anywhere where when you try to be in an organization, तो वहाँ पे ये जरूरी होगा। तो जो अभी जैसे होता क्या है ना कि विद द स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर्स, कंपनीज को भी कंप्यूटर के यूज दिखने लगे। तो सबसे पहले जो यूज दिखा लोगों को, उसमें ये दिखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग, पहले तो ज्यादा कंपनी के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सामान, है ना, कि कौन सा नट बोल्ट कितना है, रॉ मटेरियल कितने हैं, कौन सी मशीनरी के पार्ट्स कितने हैं, तो ये सारे जो मटेरियल्स होते थे उनका लेखा जोखा पहले रजिस्टर पे करते थे। तो जब कंप्यूटर आया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेखा जोखा के लिए एक फाइल सिस्टम डेवलप किया, डीबीएमएस पे बेस पे, एंड दे क्रिएटेड अ सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम टाइप से, जो कंप्यूटर पे रन होता था, उसको उन्होंने नाम दे दिया मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये इतना ज्यादा हिस्टोरी में सम घुसने की जरूरत नहीं है, एंड सिंस आई एम फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट, है ना, तो मैं आराम से तुम्हें बता पा रहा हूँ, दैट डजंट मीन यू शुड आल्सो नो दैट। बट मैं चूंकि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताना मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो बेसिकली मटेरियल रिसोर्स मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल रिसोर्स है, उसकी प्लानिंग को हमने बोल दिया एमआरपी। और उस समय कंप्यूटर का यूज ऐसे होने लगा, मतलब आज से 20 25 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने देखा क्या कि अब इसमें थोड़ा कंप्यूटर में स्मार्टनेस आ गई। स्मार्टनेस करने मतलब क्या, कंप्यूटर कैन क्रिएट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेटा, है ना। आप उसमें थोड़ा सा एनालिटिक्स का यूज कर सकते हो। एनालिटिक्स मतलब यूज ऑफ डेटा टू कैलकुलेट कि कब खत्म होगा, कितने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कि अगर हम जीप की कंपनी है और somebody came and asked कि भाई 1000 जीप चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा, तो हमने उसी सॉफ्टवेयर पे एक एनालिटिक्स लगा दिया जिसमें 1000 डेटा डालने पे बता देगा कि हमारे पास ये सामान इतना इतना है, इतने इतने की जरूरत पड़ेगी, इस दुकान पे मिलेगा। और अगर आपको 1000 वो जीप बनाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा ऐसा है, असेंबली लाइन, कि एक दिन में इतने जीप क्रिएट करता है, तो ऐसे करके इतने दिन में रेस्ट होता है, और ये करके एक 1000 जीप जो है वी कैन प्रोवाइड इन, मान लो लेट्स से 3 मंथ। तो ये अगर सॉफ्टवेयर जोड़ के बता दे, एक आदमी को ना करना पड़े, तो इसमें जो मटेरियल्स थे उसी के लिस्टिंग में थोड़ा हमने और प्लस एनालिटिक्स कर दिया, प्लस थोड़ा स्मार्टनेस डाल दिया। स्मार्टनेस ऑफ कोर्स स्मार्टनेस ऐसे नहीं डाल सकते, स्मार्टनेस थ्रू कोडिंग ही डालोगे, तो कोडिंग कर दिया थोड़ा सा। तो ये जो नया चीज बन गया ना, इसका हमने नाम रख दिया MRP 2। बट ये मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग नहीं है ना, इसका नाम हो गया मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। अब तुम समझ रहे होगे ना कि जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज शुरू हुआ, वैसे वैसे कंपनी वाले भी देश, कोई भी टेक्नोलॉजी ना अगर कॉर्पोरेट्स के लिए यूजफुल है, तो वो कॉर्पोरेट यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी ही है, अपनी स्मूथ फंक्शनिंग देखनी ही है। तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग हमने बोला, ठीक है, और इसका MRP 2 नाम दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. आई एम मूविंग लिटिल फास्ट, चलो इसको अगर थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो तो दोबारा रिकॉर्डिंग से देख लेना। बट द थिंग इज कि जब कंप्यूटर आया तो पहले हमने सामान का लेखा जोखा कंप्यूटर पे डाला, फिर थोड़ी और इंफॉर्मेशन उससे डिराइव करने की कोशिश की, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हुआ, वैसे ही फाइनेंस वाले अपने तरीके से अपने उसको यूज करने लगे। अब तुमने घर का बही बही खाता कभी ना कभी देखा ही होगा अपने फैमिली में भी, कि लोग पहले लाल वाली किताब खूब सारी बना के रखते थे अलग अलग तरीके की, कि ये इसका हिसाब है, ये इसका हिसाब है। तो फाइनेंस वाले ही बोले कि हम क्यों ना यूज करें कंप्यूटर, HR वाले बोले हम क्यों ना यूज करें कंप्यूटर। ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट्स जो है अपने अपने लिए कंप्यूटर का यूज करने लगे। मार्केटिंग वाले भी बोले हम क्यों नहीं यूज करें कंप्यूटर टू मेंटेन आवर डेटा, बिकॉज यू नो एवरी डिपार्टमेंट हैज देयर ओन डेटा, और उनको वो चाहते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग से, स्मूथ कैलकुलेट तरीके से कैलकुलेट करें। तो जब एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो गई जिसके सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर रखने लगे पहले, और वो जरूरी था, वो रखने भी लगे, तो उस चीज को हमने बोला कि लेगेसी सिस्टम बोलते हैं, जो पहले से चली आ रही है। ठीक है, कि उसमें क्या हुआ कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, HR का डिपार्टमेंट,
finance का department, marketing, manufacturing, so whatsoever other departments there, they started keeping their own software system. इसको हमने legacy system बोला. बट तुम ये सोचो कि कितनी प्रॉब्लम होगी, एक ही आदमी को एचआर वाला बोलता है, मान लो कि उसने कोडिंग की A1, फाइनेंस वाला भी कोडिंग करेगा उसको, क्योंकि सैलरी फाइनेंस वाला दे रहा है, उसने उसी आदमी की कोडिंग कर दी लेट्स से ईयर वाइज या लेवल वाइज E1 और 2020 ऐसे लेवल कर दिया. अब ये एचआर और फाइनेंस में एक ही आदमी के दो अलग अलग नाम हो गए, तो कभी इनको डेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर किसी पर्टिकुलर यूज के लिए, तो बहुत टफ हो जाएगा ना. तुम्हें पता है कि एक ही चीज यहाँ पे दूसरे नाम से, तो कई सारी इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी. मार्केटिंग वाले अलग तरीके से लिखते थे डेटा, ये वाले, तो डेटा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होने लगा. और इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज कंपनी के इंटायर डेटा को भी हम यूज करके कई सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो उसी चीज को कई सारी कंपनी ने रियलाइज किया एंड दे स्टार्टेड मेकिंग अ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसमें एक ही सॉफ्टवेयर सिस्टम है फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मान लो उन्होंने क्या किया, उसका एक डेटाबेस बनाया, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया, और उसके चारों तरफ सबको उसी का एक्सेस दे दिया कि जो आदमी का नाम ए यहाँ पे है, आपको भी ए भी दिखेगा. और अलग अलग सारे डिपार्टमेंट को बोला कि आप यहीं से डेटा फेच करो और अपने पर्पज से यूज करो. तो ये जो सिस्टम बना ना, इसको इसको देखो, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं कि एचआर के लिए अलग बना होगा, उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगी, उनके कैलकुलेशंस अलग होंगे, फाइनेंस के लिए अलग होंगे, मार्केटिंग के लिए अलग होंगे, ऑपरेशंस के लिए सब, लेकिन जुड़ के एक ही साथ यूज हो रहा है एक सेंट्रल डेटाबेस से. इसका नाम हमने दिया ईआरपी. इसका हो गया इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. अब तुम समझ गए होगे कि ये रिसोर्स प्लानिंग नाम कहाँ से आया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग था. तो इस तरह से ये नाम आया इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. मतलब एक इंटरप्राइज के सारे रिसोर्स हर जगह जो है वो सबको हम यूटिलाइज करके एक साथ प्लान कर सकते हैं. तो ये बहुत आसान हो गया कंपनी को मैनेज करने वाले लोगों को, मैनेजमेंट वाले लोगों को, दे कैन एक्सेस ऑल द डेटा फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर एंड दे कैन आल्सो क्रिएट इंफॉर्मेशन. अब बात आती है एनालिटिक्स की. तो होता क्या है कि जो हम डेटाबेस की बात करते हैं, है ना, ईआरपी में भी एनालिटिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट हम तुमको एनालिटिक्स का एक फेज बताते हैं कि जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें हम डेटा रखते हैं. ठीक है, और एक सिस्टम होता है, मतलब एक और कई सारे सिस्टम होते हैं जिसमें यूजर्स होते हैं. ठीक है, ये टू टायर आर्किटेक्चर हो गया. डेटा रखा हुआ है, डेटा को यूज करने के लिए यूजर्स हैं. मतलब मान लो कि मैंने क्या किया, मेरा कोचिंग सेंटर है, मान लो कि मैंने अपने सारे डेटा को एक एक्सेल शीट में या एक एसक्यूएल में, उसको एसक्यूएल प्रोग्रामिंग बोलते हैं, कुछ नहीं है, एक्सेल का माँ बाप है समझो. तो हमने ये रख दिया. अब मान लो उस डेटा को हमें एक्सेस करना है, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, हमारे और भी एडमिन के स्टाफ भी एक्सेस कर सकते हैं. तो ये अलग अलग यूजर है. अब उनको क्या है कि दे कैन जस्ट एक्सेस द डेटा, दे कैन नॉट आस्क फॉर द एनालिसिस. लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनी हो गई तो उनको ना एनालिसिस भी चाहिए. जैसे ऐसे एनालिसिस चाहिए कि पिछले साल 55 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोगों ने हमारा सामान खरीदा. तो अब वो, हम अगर ऐसा सोचेंगे कि भाई मान लो कि मैं ऐसा सोचूं कि यूपी से कितने बच्चे आए, तो मुझे सारा डेटा पहले निकालूंगा, खुद गिन के देखूंगा कि कौन कौन यूपी के हैं. बट बीच में अगर आप एनालिटिक्स लगा दो, है ना, बीच में अगर आप थोड़ा और प्रोग्राम कर दो, कोड कर दो, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन आप फेच कर सको, है ना, तो इसको तीसरा लेयर बोलते हैं. ये हो गया एनालिटिक्स लेयर, दैट इज यूज फॉर एनालिटिकल वो प्रोसेस. तो एक लेयर यूजर, एक लेयर एनालिटिक्स और एक लेयर डेटाबेस. ऐसे आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं 3 tier आर्किटेक्चर. समझ में आया तुम लोग को? अब ये बात समझ में आ गई? यहाँ डेटा है, सारे लोगों का डेटा भरा हुआ है, यहाँ यूजर्स हैं. आप डेटा के साथ साथ थोड़ी एनालिटिक्स भी चाहते हो कि हम कुछ, और ये एनालिटिक्स और बढ़ता गया रिलेटेड टाइम. ये और ज्यादा डेप्थ हम और प्रोग्राम करते चले गए कि आप फोरकास्ट भी कर सकते हो, है ना, नेक्स्ट ईयर के सेल्स, पिछले 5 महीने के सेल्स के हिसाब से आप टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हो. तो एनालिटिक्स का डेप्थ बढ़ता गया, इसलिए एनालिटिक्स की यूटिलिटी बढ़ती गई. बट सिस्टम वही है, यूजर, डेटाबेस, और बीच वाला जो है एनालिटिक्स लेयर या इंफॉर्मेशन को मतलब प्रोसेसिंग लेयर.
इसी को 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। और जो मैंने तुम्हें पहले ईआरपी बताया था उसमें भी 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। तो जैसे कोई सबसे बड़ी कंपनी जो ईआरपी की है उसको हम बोलते हैं एसएपी, तुम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। बट जब कहीं पे भी तुम पढ़ोगे ना अखबार अखबार में या एड वेड में, तो एसएपी अकेला नहीं लिखा हुआ होता है, उसके आगे लिखा हुआ होता है R/3, दिस सेज 3 टियर आर्किटेक्चर। ठीक है, साहित्य बताओ, तुम्हें समझ में आया? Yes, sir, a little. बहुत थोड़ा? Okay. हाँ Yes, sir, I understood like the data, then they'll analyze and then the user can access that. हाँ, तो यूजर कैन ऑल्सो एक्सेस द डेटा, यूजर कैन ऑल्सो आस्क फॉर द एनालिसिस। ठीक Okay. है, तो वो भाई ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर वाले प्रोग्राम करके देंगे। तो यूजर कैन आस्क कि भाई हॉस्पिटल की बात करो, यूजर कैन आस्क कि आप मुझे बताइए कि पिछले 5 सालों में कितने कितने जैसे ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, एंड नाउ ऑल्सो फोरकास्ट कि अगले 2 साल बाद क्या होगा। तो तुम सीधा यही क्वेरी डाल दिए कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर जो है वो एनालिटिक वाले लेयर से बोलेगा कि आपके पास ऐसा कुछ डिजाइन है सॉफ्टवेयर, तो बोलेगा हाँ, मतलब कहने मतलब बोलेगा कहने मतलब कि सॉफ्टवेयर इज वर्किंग इन इटसेल्फ। तो जितनी तरह की एनालिटिक्स चाहिए आप उसमें डलवाते चले जाओ सॉफ्टवेयर वाले से कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो डेटा तो एक ही जगह सेव है, उसको डेटाबेस कहते हैं, यूजर सामने बैठा हुआ है। और बीच में एनालिटिक्स का लेयर हो गया, जो आप जो भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहते हो यूजर कैन आस्क फॉर दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और डेटाबेस से निकलेगा डेटा और एनालाइज होगा और वही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, Sir, within hospital is all this done within the hospital or they do the outsourcing? नहीं, हॉस्पिटल नेवर डज द इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्ट, वो हमेशा आउटसोर्स करती है, बड़ी बड़ी कंपनी आउटसोर्स करती है। देयर आर ओनली फ्यू बिग कंपनीज हु हैव देयर ओन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। जैसे वॉलमार्ट, वॉलमार्ट का अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे नेवर टेक सर्विसेज फ्रॉम एनी कंपनी, बट ऑफ कोर्स सम मेनी ऑफ द सर्विसेज दे टेक, बट उनका अपना आईटी डिवीजन है। अमेजन गॉट हिज इट्स ओन आईटी डिवीजन। बट बड़ी बड़ी कंपनी भी जैसे रिलायंस होगी या फिर कोई कॉलेज होगा या हॉस्पिटल होगा, दे आस्क फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज। तो जैसे कोई ना कोई आईटी कंपनी जरूर फेमस होगी हु प्रोवाइड्स बेस्ट हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब बात यहाँ पे वही हो गई, जो तुम्हें हॉस्पिटल एनालिटिक्स है ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। व्हेन यू टॉक अबाउट हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे बिलिंग के पास का है फाइनेंस, ठीक है, डॉक्टर रिलेटेड डेटा है, पेशेंट रिलेटेड डेटा है, लैब रिलेटेड डेटा है, आपका वो नर्सिंग स्टाफ रिलेटेड डेटा है, मतलब ऑल द एचआर वाला डेटा, आपके ऑपरेशंस रिलेटेड डेटा है, बेड्स कितने खाली हैं नहीं है। तो ये सारी जगह के डेटा को हम एक जगह सेव करते हैं। एंड इफ अ मैनेजर इज सिटिंग हियर, जैसे मान लो आप एचआर मैनेजर हो, तो यू जस्ट डोंट वांट ओनली डेटा, यू आल्सो वांट सम एनालिटिक्स, है ना, कि क्या पोटेंशियल है कि मतलब ऑन विच वीक डेज लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट कम्स, है ना, अगर आपको ऐसा डेटा चाहिए। तो वो एनालिटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट जो वो होते हैं, मतलब आपको क्वेरीज हो सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर वाले को बताओगे, वो उसी तरह के क्वेरीज डालता रहेगा। ठीक है, मतलब वो उसमें प्रोग्राम करते रहेंगे। तो आप इसीलिए जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल सेट ऑफ क्वेरीज जो है ना, सबको पता हो जाती है धीरे धीरे कि इतनी क्वेरी तो आती ही आती है, एक हॉस्पिटल मैनेजर जो है ये क्वेरी का यूज होता है। तो उतना तो ऑलरेडी डाल के देते हैं तुमको, फिर तुमको और भी जरूरत है तो और डिमांड करोगे, हमको इस क्वेरी के लिए भी एक प्रोग्राम डाल के दे दो, हमको इस क्वेरी के लिए भी प्रोग्राम डाल के दे दो। एंड ईयर बाय ईयर, टाइम बाय टाइम आपका जो जो एनालिटिकल सिस्टम है वो और स्मार्ट होता जाता है। तो आपको बहुत कुछ बता सकता है एनालिटिक्स के थ्रू ही, कि कौन से टाइप के पेशेंट ज्यादा आते हैं, किस रीजन से ज्यादा आते हैं। जैसे मान लो कि मार्केटिंग मैनेजर को ये भी चाहिए कि किस कंट्री से हमारे पास ज्यादा पेशेंट आते हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म, तो हम उस जगह पे मार्केट कर सकते हैं। हमको लगता है वहां पे और पोटेंशियल है तो हम वहाँ और मार्केट कर सकते हैं, या हमें लगता है किस कंट्री से कम आ रहे हैं, एंड आई वांट टू नो कि वहां पे बाइंग कैपेसिटी लोगों की कैसी है, या फिर मेडिकल सर्विसेज में कितना डिफरेंस है, तो हमें लगता है कि दैट कुड बी अ प्रॉपर मार्केट, मतलब मार्केट, तो हम वहां पे भी मार्केट कर सकते हैं। तो as an hospital manager, as an hospital administration, you might need different type of information which you can only access through database, but ऐसा है कि database आपको सिर्फ डेटा देता है, information नहीं देता। तो आप सिस्टम वाले को बोलते हो कि मुझे ना इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लान कर मतलब उसको प्रोग्राम कर दो तो उस तरह का निकाल देगा। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. अब जैसे क्या होता है कि जैसे मैं तुमको बहुत सारा नंबर यहाँ लिख दूं, 4 5 6 8 10 12 13 12 11,
अब मैं तुमको बोलूं ऐसे बहुत सारे नंबर में कि साहित्य मुझे ऑल द इवन नंबर्स बताओ कौन कौन से, तो तुम्हें एक एक करके काउंट करना होगा ना, समझ में आ रही बात, Yes, sir. सारे डेटा निकाल के। लेकिन यही सिस्टम पे होता तो हम इसको एक प्रोग्राम छोटा सा बना सकते थे जो केवल इवन नंबर का छाट करके उसकी टोटल नंबर बता देता कि 12 इवन नंबर है या 10 इवन नंबर है या 11 इवन नंबर है, वो काउंट करके खुद ही बता देगा। तो ये जो एनालिटिक्स का पार्ट है ना, ये डेटा हो गया, यहाँ डेटा हो गया, यहाँ एनालिटिक्स का पार्ट हो गया, और ये मैं यहाँ यूजर हूँ जिसको चाहिए टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स। तो कोई सॉफ्टवेयर वाले बंदे से मैं बोलूंगा कि तुम प्रोग्राम कर दो, वो प्रोग्राम कर देगा। नेक्स्ट टाइम मुझे किसी भी डेटा से मुझे टोटल इवन नंबर चाहिए या ऑड नंबर चाहिए तो मुझे मिल जाएगा एक बार में, मुझे काउंट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? Yes, sir. तो नेक्स्ट लेट्स गो। अच्छा, ये तुम लोग क्लास ऐसा प्लान करा सकते हो, किसी को भी अगर 8-10 ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको तुम्हें पूछना है तो मुझे मैसेज करोगे तो हम उस तरह से क्लास रख देंगे, ठीक है? पायल, Yes, क्या, रौनक, एवरीवन है ना, तुम लोग समझ रहे हो ना? शिल्पा, yes, sir. तुम लोग Yes, sir. Yes, sir. अगर अगर तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे और इन्वॉल्व नहीं होगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो कैसे काम चलेगा? ऐसे दूर दूर से समझदार नहीं हो जाओगे ना। अब मैं उस टाइप का तो हूँ नहीं कि मैं अपना वो, क्या होता है कि चार्म से ही तुमको समझदार बना दूंगा बाबा की तरह। आपको इन्वॉल्व होना है, ठीक है? Yes, sir. और मेरी समझदारी पे शक है तो अलग बात है, तब तो छोड़ो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि हाँ वी कैन डिस्कस एंड तुम्हारी ग्रूमिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग होगी इन दैट इन अ वे कि यू कैन एनालाइज थिंग्स इन अ बेटर वे आफ्टर दैट, तो इसलिए इन्वॉल्व होना सीखो। तो कुछ टर्म्स हैं तो मैं नहीं आ रहा तो उसको अलग से नोट करके मुझे भेज दो, तो विल कीप क्लास फॉर दैट, ठीक है? So now Yes. let's come for operational and strategic management. See, ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है कि डे टू डे ऑपरेशनल के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो कि हॉस्पिटल के सेंस में ही बात करता हूँ, सेंस तुमने हॉस्पिटल का, तो जैसे मान लो कि एक पूरे डे में या फिर तुम्हें अचानक से जैसे तुम्हें पता चला कि जैसे कोरोना आ गया, तो कोरोना आ गया तो यू नो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाएंगे और टाइप ऑफ पेशेंट्स डिफरेंट है। आपको आइसोलेशन वार्ड चाहिए चाहिए, तो वो ऑपरेशंस आपको वो करना है, चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे जो आप मैनेजमेंट करोगे ना कि चेंजिंग द ऑपरेशंस टाइप, और कौन सा ब्लॉक उनको देना है, कैसे हम कौन से मैन पावर को कहाँ लगाएंगे, हाउ दे विल कम एंड हाउ दे विल इंटर टू द हॉस्पिटल, फिर उसको हाइजीन कैसे रखेंगे, सैनिटाइज कैसे रखेंगे, ये सारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एक्टिविटीज के हिसाब से, और मतलब जो ऑन द मतलब कंटिजेंसी पे हम करते रहते हैं, तो वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया। Strategic management is something that we look forward in next 5 year, 10 year, 2 year, 1 year down the line. जैसे आपको लगता है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो थर्ड वेव के हिसाब से यू क्रिएटेड अ स्ट्रेटजी फर्स्ट। ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी ऑपरेशंस के लिए भी स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। तो आपको जब फ्यूचरिस्टिक थोड़ी स्ट्रेटजी बनाते हैं, या आपको लगता है कि इन ईयर 2020 जो है वी माइट ग्रो, मतलब हम अपने सेटअप को, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 20% इंक्रीज कर सकते हैं, तो मतलब करना चाहिए, वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, ठीक है? Also, sir, operational is short term and strategic long term. हाँ ऐसा कह सकते हो, लेकिन ऑपरेशनल इज वेरी मच प्रोसेस ओरिएंटेड कि कौन सी एक्टिविटी में क्या करना है। स्ट्रेटजिक इज मोर देन डायरेक्शन ओरिएंटेड कि हमें इतने पेशेंट बढ़ाने हैं। अब उसके बाद उसके लिए तो ऑपरेशनल थिंकिंग तो करनी ही पड़ेगी ना कि कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे। Okay. तो सर ये स्ट्रेटजी, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में लाइक इनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या होते होंगे? क्या लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं वो तो डिपेंड करता है ना। मान लो कि कोई हॉस्पिटल चाहता है कि अपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है? तो एक्सपेंशन के कई तरीके हैं, आप अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर दो या अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट एक्सपेंड कर दो। जैसे सम हॉस्पिटल डजंट हैव कैंसर डिपार्टमेंट, आपने एक कैंसर डिपार्टमेंट भी ऐड कर दिया। तो ये सब स्ट्रेटजिक गोल्स है कि हाँ नेक्स्ट ईयर हम ये ऐड करेंगे, नेक्स्ट ईयर ये चीज को भी ऐड करेंगे, अगले 5 साल में वील आल्सो क्रिएट अ सिस्टर हॉस्पिटल फॉर द सेम, जिसमें हम रिसोर्स शेयर करेंगे। या फिर ऐसा भी प्लान कर सकते हो कि विल मूव फॉरवर्ड टू ओपन अ न्यू हॉस्पिटल इन डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट सिटी। तो उस तरह की स्ट्रेटजी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? Sir, हम्म, now during COVID, if a hospital wants to set up a new isolation block, so what does that come under? वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है? दैट्स नॉट स्ट्रेटजी।
और उसमें भी क्या है ना कि थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी का पार्ट इज एवरीवेयर। अब जैसे मैंने तुम्हारा डाउट देखा, ठीक है, अब मैंने डाउट देखा और मैंने सोचा कि इसको कैसे पढ़ाऊंगा मैं। तो मैंने सोचा कि पहले एक एक करके तुमसे टर्मिनोलॉजी बोलता जाऊंगा, मैं फिर पढ़ाता जाऊंगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ना कुछ नोट भी देना पड़ेगा, मुझे कुछ लिखना भी पड़ेगा, फिगरेटिव कुछ ये करना पड़ेगा। तो ये शुरू में जब मैंने सोचा ना, तो शुरू इनिशियल थिंकिंग इज स्ट्रेटजिक कि नहीं मैं नोट के साथ पढ़ाऊंगा। उसके बाद आई थॉट ऑपरेशनल कि भाई नोट के साथ पढ़ाऊंगा तो व्हाट विल आई यूज, वर्ड फाइल यूज करूं कि पीपीटी यूज करूं। फिर मुझे लगा कि मुझे पीडीएफ यूज करना चाहिए, तो मतलब ये सब चीजें ऑपरेशनल हो गई, ठीक है। Okay, sir. अब मुझे नोट यूज करना था कि नहीं करना था, वो स्ट्रेटजिक हो गया। तो मतलब लिटिल स्ट्रेटजिक विजन इन इवन ऑपरेशनल मैनेजमेंट देयर, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो स्ट्रेटजिक मतलब विजन तो आपका छोटे छोटे काम में भी होता है ना। आप पूरे दिन की भी स्ट्रेटजी बनाते हो, अगले 1 घंटे की भी स्ट्रेटजी बनाते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब ये थोड़ा ना है कि हम बात करेंगे तो सिर्फ 5 साल बाद की बात को स्ट्रेटजी कहेंगे। हाँ, लेकिन मतलब स्मॉलर टाइम में जब आप स्ट्रेटजी बोलते हो तो मोस्टली ऑपरेशंस को सपोर्ट करने वाली स्ट्रेटजी होती है कि इनिशियली एक डायरेक्शन सोच लिया, दैट इज माई स्ट्रेटजी, एंड हाउ आई विल बी डूइंग, दैट इज ऑपरेशंस, ठीक है। Okay. Yes, sir. इरेडिकेशन वर्सेस एलिमिनेशन, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बट इतना तो जरूर है कि जब व्हेन यू टॉक अबाउट एलिमिनेशन, तो किसी पर्टिकुलर रीजन से किसी डिजीज को गायब कर रहे हो या कोई चीज हटा रहे हो तो एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। और किसी बहुत बड़े रीजन से, जैसे वर्ल्ड वाइड, इंडिया वाइड, है ना, जब हम बात करते हैं तो वो इरेडिकेशन हो गया, ठीक है। तो Yes, व्हेन sir. वी से मतलब पोलियो को पूरे इंडिया से गायब किया तो वी इरेडिकेटेड पोलियो, है ना। एक बड़े ज्योग्राफिकल रीजन, एक पूरे नेशन से हमने गायब किया, है ना। एंड इफ अ डिस्ट्रिक्ट हैज मतलब वो पोलियो से फ्री है तो वो एलिमिनेटेड पोलियो फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। Sir, isn't there elimination? मतलब Uh, because eradication, as you said, is worldwide. But here वर्ल्ड we वाइड are और talking only about India. नहीं, वर्ल्ड वाइड कहने का मतलब बड़े रीजन्स में, मतलब एक बड़ा यूनिट। वर्ल्ड वाइड हमेशा वर्ल्ड वाइड नहीं। अब इंडिया भी तो अपने आप में एक वर्ल्ड है ना, मतलब ऑफ कोर्स फॉर फ्यू थिंग्स इट कैन ऑलरेडी बी वर्ल्ड वाइड। जैसे अब इंडिया भी तो अपने आप में एक कंप्लीट, मतलब एक होता है ना कि नेशन है, ज्योग्राफिकली ये पार्ट है, तो हम इंडिया को भी अपनी दुनिया मान सकते हैं, है कि नहीं। Yes, sir. तो मतलब नेशन वाइड भी अगर हमने कुछ बड़ा काम किया, इंडिया इज अ बिग कंट्री, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि यूरोप की तरह छोटी छोटी कंट्री है हमारे यहाँ। तो इंडिया वाइड भी अगर हमने कुछ बड़ा काम किया तो दैट मेक्स की यू एलिमिनेटेड द सेम डिजीज फ्रॉम एन नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल प्लेसेस। तो वो प्रोसेस ऑफ इरेडिकेशन ही हो गया एक तरह से, ठीक है। Sir. तो ये हुआ हमारा आज का डाउट का सेशन। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं थोड़ा बहुत वो भी लूँ, मतलब आज वो डेफ भी देखूं, लेकिन मैं मतलब मुझे लगता है मैं थक गया बहुत ज्यादा। तो डेफ फिर हम